हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक, कुशल मंगल। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की कॉर्पोरेट न्यूज़ में। आज हमारे पास बहुत सारी कॉर्पोरेट न्यूज़ इकट्ठी हो गई हैं भाई साहब। और किस किस टॉपिक पे न्यूज़ है हमारे पास? स्विगी से रिलेटेड है हमारे पास। ऑल टाइम मतलब ऑल वेदर फ्रेंडली बायजूस के ऊपर है, क्योंकि उसने तो रोज आना ही आना है। फिर हमारे पास आज एमटेक ऑटो एक ग्रुप के ऊपर है, एक स्विगी से रिलेटेड है और एसआर ऑयल से रिलेटेड है। और फिर एक जनरल न्यूज है कॉर्पोरेट कंपटीशन लॉ से रिलेटेड है। चलिए, तो हम देखना शुरू करते हैं कि कौन कौन सी न्यूज आज हम कवर करने जा रहे हैं। अच्छा, इससे पहले एक बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन सभी के सभी सीए फाइनल के ऑडिट के बच्चों के लिए, सीए फाइनल के ऑडिट के बच्चों के लिए जिनका एग्जाम है नवंबर 2024 में, एक सीरीज आने वाली है एसेस की, जिसमें एसे 200, 300, 500, 700 ये सब कवर होने वाले हैं। ये सीरीज मोस्ट प्रोबेबली 25 सितंबर से शायद शुरू होने वाली है, जो 15 दिन तक चलेगी, जिसमें आपको अच्छे से इन डेप्थ इस सीरीज को कवर करवाया जाएगा, ताकि आपको इस सीरीज के अंदर तो कोई प्रॉब्लम ना रहे। फिर रही मई 2025 वाले बच्चों की बात, तो मई 2025 के लिए भी जब नवंबर एग्जाम ओवर हो जाएंगे तो उसके बाद एक बैच शुरू होगा, जो कि यूट्यूब पे होगा। ये रिवीजन क्लास भी यूट्यूब पे रहेगी, वो भी यूट्यूब पे रहेंगी। और खास बात यह है कि यूट्यूब पे जब रहेगी, जब तक रहेगी, उसके बाद क्लास के बाद हटा दी जाएगी, फिर केवल रीटेलीकास्ट होगी। पर्पस केवल एक है और कुछ नहीं। केवल एक पर्पस क्या कि केवल सीरियस बच्चे आए, केवल सीरियस बच्चे आए और कुछ नहीं। ठीक है जी, चलिए तो आज की हम कॉर्पोरेट न्यूज शुरू करते हैं स्विगी को लेकर। स्विगी आज इन्होंने भाई साहब डिसाइड किया है कि अपना आईपीओ साइज बैठे बैठाए 1250 करोड़ से बढ़ा दिया। अर्लियर जो ये आईपीओ ला रहे थे, वो ला रहे थे आज ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल कर दिया गया है। किसको? सेबी को। अब ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल करने के बाद सेबी क्या करता है, उस पर अपने कमेंट्स देता है। सेबी के पास 30 दिन का समय होता है कमेंट देने के लिए। तो सभी के कमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करके फिर कंपनी आरओसी के पास प्रोस्पेक्टस रेडी करके फिर पब्लिक के पास आती है। ये है स्टेजेस इन द इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टस। ठीक है जी, चाहे फाइनल वाले हो, उन्होंने भी सेबी एलओडीआर में, आईसीडीआर में पढ़ा होगा, और इंटर वालों तुमने भी प्रोस्पेक्टस के चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा। तो फिलहाल हुआ क्या कि आज इन्होंने 1250 करोड़ का अमाउंट बढ़ा दिया है। जब से सानी मोटर्स का एसएमई का आईपीओ आया ना, मुझे लग रहा है सारे ही जोश में है। वो कह रहे हैं भाई साहब यही मौका है, लगाओ चौका। क्यों? क्योंकि भारतवासी कमलों की तरह इन्वेस्ट कर रहे हैं, मुझे लग रहा है। भाई सानी ऑटोमोबाइल का केस आपने शायद सुना होगा, नहीं सुना तो मैं बता देता हूं। शायद मेरे से वो सीरीज जो है, क्योंकि उस पूरे वीक में कोई कॉर्पोरेट न्यूज मैंने नहीं दी थी, मैं बिजी था रिवीजन क्लासेस में, तो मैं बता देता हूं थोड़ा सा हुआ क्या क्या था। रिसेंटली अभी 10-15 दिन पहले ही सानी ऑटोमोबाइल नाम का एक वेंचर है जो एसएमई में आता है, और वो अपने आईपीओ को लेके आए। अच्छा, एसएमई के आईपीओ अलग होते हैं और बीएससी और एनएससी के आईपीओ अलग होते हैं। हालांकि दोनों सेबी के द्वारा गवर्न किए जाते हैं, बट दोनों कंपनियों में फर्क क्या है कि जिनकी पेड अप कैपिटल 25 करोड़ रुपए तक होती है वो एसएमई में आते हैं, और 25 करोड़ से ऊपर वाले बीएससी और एनएससी पे लाते हैं। ठीक है, हालांकि 10 करोड़ तक एसएमई ही रहता है, उसमें भी 10 से 25 करोड़ तक आपके पास ऑप्शन है कि आप एनएससी या बीएससी पे भी जा सकते हो या एसएमई पे भी जा सकते हो। चलिए, फिलहाल अब सानी ऑटोमोबाइल के केस की डिस्कशन करता हूं मैं। तो इन्होंने क्या हुआ, 12 करोड़ की इन्हें कैपिटल चाहिए थी, नेगेटिव कैश फ्लो था, कोई टर्नओवर कोई सॉलिड नहीं, 11-13 करोड़ की खास टर्नओवर थी शायद। और कंपनी के 2 शोरूम, दोनों रेंट पे, 8 एम्प्लॉइज, 12 करोड़ की डिमांड एसएमई के आईपीओ में की गई। पब्लिक से एप्लीकेशन आई 4800 करोड़ की। बाय गॉड! और तो और मैं कह रहा हूं पब्लिक तो कमली हुई हुई, उसके बाद जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया, शायद 75 टाइम्स का ओवर सब्सक्रिप्शन तो केवल उनका रहा। भाई मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा कैसे पॉसिबल है, मेरे को खुद नहीं समझ आ रहा। तो सेबी को भी कहां से, सेबी भी कहां से मतलब इसका वो निकाले कि क्या हुआ, कि मतलब क्यों लोगों ने इन्वेस्ट किया, नोबडी नोस। खैर जी, अब हो गया। अब फिलहाल तो मुझे लगता है उस घटना के बाद सारे ही जोश में हैं। तो आज स्विगी ने कहा है कि भाई हमारा आईपीओ भी 1250 करोड़ बढ़ रहा है। लो जी, पहले 3750 करोड़ का ला रहे थे, अब पूरे 5000 करोड़ का ला रहे हैं। इस आईपीओ के 2 कैटेगरीज होंगी। पहला, एक तो नए शेयर्स इशू करने जा रहे हैं, और दूसरा फिर ऑफर फॉर सेल हो रहा है। ऑफर फॉर सेल का मतलब कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपने शेयर्स बेच के निकल जाएंगे आम जनता को। तो स्विगी का आईपीओ जल्दी आपको दिख जाएगा। अभी सेबी के पास डॉक्यूमेंट फाइल हुआ है, सेबी से क्वेरी रिजॉल्व करने के बाद आईपीओ आपको दिख सकता है, अगर सेबी की क्वेरीज जल्दी रिजॉल्व कर देते हैं लोग तो। फिलहाल
बड़ा अच्छा मुझे न्यूज बड़ा अच्छा सुन के लगा कि एमटेक ग्रुप के ऊपर ईडी की रेड हुई है। एमटेक ऑटो ग्रुप, ये क्या था एक्चुअल में? आप जानते हैं भारत में जब भी कोई कंपनी इंसॉल्वेंट होती है तो इंसॉल्वेंसी के पीछे, इंसॉल्वेंसी के बाद एक कानून लगता है जिसे कहते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जो कि 2016 में लाया गया था। अच्छा, जो आप नहीं जानते वो ये है कि 2016 में इस कानून के लाने के पीछे 8 अकाउंट थे, 8, जिनसे गवर्नमेंट परेशान हो चुकी थी क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक का इतना हजारों करोड़ यहां पे डूब चुका था। उन जो डिफरेंट अकाउंट्स थे उसके अंदर जो 2 तो स्टील कंपनियां थी, एसआर स्टील, भूषण स्टील, और उन्हीं में से कंपनी थी एमटेक ग्रुप। अब एमटेक ग्रुप की कई कंपनियां थी, कास्टेक टेक्नोलॉजी, एमटेक ऑटो, कई सारी कंपनियां थी जिन्होंने टोटल मिलाकर 27,000 करोड़ डिफरेंट पब्लिक सेक्टर बैंक का डुबा दिया था। अब इन्हीं सब पैसे का रिकवर करने के लिए, फॉर एग्जांपल भूषण स्टील के 47,000 करोड़ थे, एसआर स्टील के मोर देन 30,000 करोड़ थे, एमटेक ग्रुप के 27,000 करोड़ थे। मतलब गवर्नमेंट का 2 लाख करोड़ से ऊपर ये 8 कंपनियां लेके बैठी हुई थी। अब इसी को रिकवर करने के लिए एक्चुअल में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आया था, बट हैरानी की बात थी कि उसको आए हुए 8 साल हो चुके हैं, आज तक इन कंपनीज पे कोई एक्शन नहीं हो रहा था। फिलहाल अच्छा एक्शन लिया कि जो प्रमोटर्स हैं, इन सब की ऊट पटांग जो एसेट्स थी वो उठा के 5,000 करोड़ की, अरविंद धाम जो कि इसके प्रमोटर थे, ये सब चोर हैं, इनको तो लंबी सजा मिलनी चाहिए क्योंकि इन्होंने पब्लिक का इतना लूटा है। इन लोगों ने 27,000 करोड़ अगला पैसा डुबा दिया इसने पब्लिक का। इनको तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए इन लोगों को। फिलहाल ऐसा कोई प्रावधान हमारे देश में अभी है नहीं, तो ये छूट जाएंगे जल्दी, अभी बेल पे आ जाएंगे और देखते हैं आगे क्या होता है। बट फिलहाल ईडी ने पकड़ लिया है, और ईडी ने जब पकड़ा है तो पकड़ा तो लंबे टाइम के लिए होगा, मतलब 5,000 करोड़ की संपत्तियां भी जब्त हो गई हैं, बट अभी अमाउंट बहुत है, 27,000 करोड़ का डिफॉल्ट किया हुआ है भाई साहब ने। चलिए, फिलहाल अच्छी न्यूज है कि ऐसे लोगों को पकड़ा भी जाना चाहिए। फिलहाल बायजूस की खबर मैंने पिछली बार भी आपको कवर की थी, बायजूस की, कि बायजूस के ऑडिटर जो हैं वो छोड़ के चले गए हैं कि भाई साहब हम नहीं ऑडिट कर सकते। अब बायजूस के जो ऑडिटर थे उन्होंने उनकी अपनी कहानी है और बायजूस की अपनी कहानी है। अब बायजूस का अलग ही चीज है कहना, वो कह रहा है भाई साहब रुक जाओ, हमारी गलती नहीं है, गलती ऑडिटर की है। अच्छा, वो कैसे? भाई साहब बायजूस का कहना है कि ये जो हमारे ऑडिटर थे ये हमें बैक डेट पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने को कह रहे थे, फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाने को बैक डेट से कह रहे थे। बड़ा सीरियस एलिगेशन है किसी ऑडिटर के ऊपर। तो उनका कहना है कि जो बीडीओ नाम की हमारी जो काफी मीडियोकर लेवल की सीए फर्म है, तो ये हमें अनएथिकल रिक्वेस्ट कर रहे थे। इनके स्टाफ की हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है, बायजूस का कहना है, जिसमें इन्होंने हमें कहा है कि फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो बायजूस की बनेंगी वो बैकडेट से बनेंगी, बैकडेट से बना दीजिए तब जाके ऑडिट करेंगे। तो हमने इस प्रैक्टिस को मंजूर नहीं किया और हमने उठाकर तभी हमने, क्योंकि इनकी रिक्वेस्ट को मंजूर नहीं किया तो इसलिए इन्होंने रिजाइन किया है। अब हालांकि अगर कोई चोर अगर ये बातें करे, चोर मैं बड़ा सोच समझ के वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि जो इन्होंने किया है वो बहुत गड़बड़ किया अपने इन्वेस्टर्स के साथ। अब अगर कोई व्यक्ति ऐसा जो कि खुद फ्रॉडुलेंट के इल्जामों में हो, खुद जिसके ऊपर कई तरीके के एलिगेशन चल रहे हो, वो एक सीए फर्म के ऊपर अगर इल्जाम लगाए कि इन्होंने ऐसा किया तो उसको डाइजेस्ट कर पाना तो थोड़ा मुश्किल है। बट वो कह रहे हैं कि हाँ जी हमारे पास रिकॉर्डिंग्स भी हैं, हमारे पास सारी रिकॉर्डिंग्स भी हैं। तो चलिए आगे चल के देखते हैं, अगर ऐसा हुआ है तो या अनएथिकल प्रैक्टिस सीए फर्म के एंगल से भी होगी। बट मुझे अभी भी शक है कि क्या हुआ होगा, या तो किसी जूनियर अकाउंटेंट या जूनियर आर्टिकल वगैरह से बातचीत का कोई ब्यूरो होगा इनके पास, तो वो तो कोई अथॉरिटी नहीं है। बट फिलहाल जब कोर्ट में केस जाएगा तब ये मामला मालूम होगा, एनसीएलटी के पास ये मामला जाना चाहिए, तो आगे चलकर पता लग जाएगा कि क्या हुआ, रिजाइन क्यों किया गया है, और कहीं ना कहीं नाफरा भी एक्शन में आ सकता है। देखते हैं आगे चलकर क्या क्या होता है। फिलहाल बायजूस ने वीडियो, नूरा की कुश्ती चल रही है और क्या, बायजूस वीडियो के ऊपर इल्जाम लगा रहा है, सीए फर्म बायजूस के ऊपर इल्जाम लगा रही है, नूरा कुश्ती चल रही है। आगे चलते हैं, देखते हैं। अच्छा, एक बड़ी मेजर न्यूज थी, वो न्यूज थी, पहले तो मैं भी हैरान रह गया, मैंने कहा ये क्या हुआ यार। एसआर ग्रुप, एसआर ऑयल, देखते होगे ना कई जगह हाईवे पे जाते हो, एसआर ऑयल, वो इंसॉल्वेंसी में ले गए थे उसके क्रेडिटर उसे, क्योंकि कंपनी ने 24 करोड़ रुपए का डेट पे नहीं किया था। अब 24 करोड़ का डेट की नॉन पेमेंट के कारण क्रेडिटर ने इनके खिलाफ इंसॉल्वेंसी में केस किया, एनसीएलटी ने केस को एडमिट कर लिया। अब कंपनी ने इस एडमिशन के खिलाफ एनसीएलटी के ऊपर एनसीएलटी में एप्लीकेशन फाइल की और कहा कि ये तो गलत हो गया भाई साहब,
कि ये कैसे केस फाइल कर दिया, मतलब हम इंसॉल्वेंसी में हमें ला दिया गया है। तो एनसीएलटी ने जब केस के फैक्ट्स को पढ़ा तो इन्होंने, एसआर ऑयल ने कहा कि सर इसके साथ हमारा सेटलमेंट हो गया था। जब सेटलमेंट हो गया था तो एप्लीकेशन फाइल नहीं करनी चाहिए थी। अब लॉजिक है कि जब सेटलमेंट हो गया तो किस बात की एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन बनती नहीं है। और इनका कहना था कि जब सेटलमेंट हो चुका है तो एप्लीकेशन नहीं आनी चाहिए थी। तो वही एनसीएलटी ने अब दूसरी पार्टी से पूछा, क्रेडिटर से, कि जब तुम्हारा सेटलमेंट हो गया था तो तुमने इंसॉल्वेंसी की पिटीशन क्यों फाइल की। देखते हैं उनका रिप्लाई क्या आता है। बट मुझे नहीं लगता इस कंपनी का इंसॉल्वेंसी में जाना चाहिए भाई साहब। ये इंसॉल्वेंसी में जाने वाली कंपनी नहीं है, बहुत बड़ा ग्रुप है ये। तो ये कहीं ना कहीं गलतफहमी हुई है क्रेडिटर के साथ, जो शायद दूर हो जाएगी, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अगली न्यूज हमारे पास है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की नोटिफिकेशन को लेकर। देखो कई बार ऐसा होता है, जैसे अभी मैंने रिसेंटली अभी रिलायंस की और डिज्नी की जब कवर की थी खबर, तो मैंने कहा था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अभी अड़ंगा डालेगा। तो अब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कब पिक्चर में आता है कि जब आप एक सर्टेन थ्रेशोल्ड, फॉर एग्जांपल जब दो कंपनियां जो आपस में मिल रही हैं उनकी एसेट्स या टर्नओवर एक सर्टेन लिमिट को क्रॉस करती है, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एग्जिस्टेंस में आता है। अब हुआ क्या कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने अराइवल के ये जो नियम हैं आज थोड़े से चेंज किए हैं। वो चेंज क्या किए हैं, अब ध्यान से सुनते रहना। अगर कोई भी डील आज के बाद भारत में 2000 करोड़ की होगी, यानी कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रही है, 2000 करोड़ रुपए से ऊपर का अमाउंट है अगर, तो वहां पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया उसको पूरी तरह से इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करेगा। उसके बाद अगर मान लीजिए दोनों कंपनी जो आपस में मर्ज हो रही हैं और मर्ज करने के बाद, दोनों कंपनियां मर्ज करने के बाद अगर इनका एसेट्स 450 करोड़ से कम है एंड टर्नओवर दोनों को मर्ज करने के बाद 1250 करोड़ रुपए से कम है, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का वहां पे इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। तो यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया पिक्चर में कब आएगा, केवल जब एसेट्स दोनों का मिलाने के बाद 450 करोड़ से ऊपर या फिर टर्नओवर दोनों का मिलाने के बाद 1250 करोड़ से ऊपर जाएगा। ये रूल आज ही नोटिफाई हुए हैं। तो जो भी अगर सीएमए फाइनल वाले बच्चे हैं, अगर उनको ये दिखाई देते हैं, ये रूल दिखाई देते हैं, तो चिंता मत करना, आपके दिसंबर 2024 के एग्जाम में ये एप्लीकेबल नहीं होंगे। हाँ, जून 2025 के एग्जाम में ही आएंगे। ठीक है, उससे पहले मैं अमेंडमेंट डेवली करवा दूंगा डिटेल में। फिलहाल आज एक और न्यूज है हमारे पास स्पाइस जेट को लेकर। चलिए जी, तो अगली घटना है हमारे पास स्पाइस जेट को लेकर। मैंने पिछले न्यूज में भी स्पाइस जेट को कवर किया है। मैंने कई बार कहा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इसका भगवान मालिक है। कई बार पॉलिटिकल रीजन से कंपनी डाउन रहती है, तो कई बार कॉर्पोरेट गवर्नेंस के फेलियर से कंपनी का बुरा हाल रहता है। लास्ट हमने न्यूज़ के अंदर कवर किया था कि कंपनी के प्रमोटर्स मिस्टर अजय सिंह, जो अपने 10% की स्टेक बेचने को तैयार हैं 3000 करोड़ में। अब आज फाइनली काफ़ी टाइम के बाद कंपनी में एक अच्छी न्यूज़ सामने आई है। अच्छा, वो न्यूज़ क्या है कि कंपनी का जो डेट था, जो कि उन्होंने अपने लेसर्स को देना था। लेसर मतलब अब कंपनी में, भारत में तो कोई कंपनी प्लेन बनाती नहीं। जितनी भी कमर्शियल फ्लाइट्स हैं वो सारी या तो एयरबस यूरोप से आती हैं या फिर बोइंग यूएसए से आती हैं। तो इन कंपनीज को कंपनी ने लीज रेंटल देना था। बहुत ह्यूज अमाउंट जो आउटस्टैंडिंग था, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग था, आज कंपनी ने अपने क्रेडिटर्स के साथ में, जो लेसर के साथ में सेटलमेंट डीड साइन की है। और उस सेटलमेंट डीड के अनुसार अब कंपनीज का पार्शियल जो डेट है वो इक्विटी में कन्वर्ट हो गया और पार्शियल डेट जो है कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में कन्वर्ट हो गया है। दिस इज कॉल्ड रीस्ट्रक्चरिंग। तो एक तरीके की इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग आज अप्रूव हुई है। अब जो भी बच्चे सीए फाइनल के हैं तो वो समझ सकते हैं। सेक्शन बताइए, मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा कि अगर इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग अप्रूव हुई है तो कौन सा सेक्शन यहां पर अट्रैक्ट होता है। फिलहाल सीए इंटर वाले भी लिख सकते हैं अगर उनको भी ध्यान हो ये सेक्शन की, कौन सा सेक्शन अट्रैक्ट हुआ अगर इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग अप्रूव हुई है। ठीक है जी, तो स्पाइस जेट के लिए मैं कह सकता हूं कि अच्छी खबर है। आने वाले समय में शायद बड़े टाइम के बाद इसके लिए कोई अच्छी खबर आई है। और क्योंकि इक्विटी के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब मैनेजमेंट अपना नहीं चला पाएगा और कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो लगातार इश्यूज आते रहे हैं कंपनी में, शायद वो भी मैनेज हो सकते हैं। चलिए जी, तो ये थी हमारी आज की कॉर्पोरेट न्यूज और ऐसे ही अगली कॉर्पोरेट न्यूज के साथ हम आपके साथ दोबारा मिलते रहेंगे एंड अगले 1-2 दिनों के अंदर ही। बट आपने एक अपना मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर निभानी है। वो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि वीडियो देखने के बाद पहले अंगूठा जरूर लगा देना नीचे, तब जाके ऑफ करना। ठीक है जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। एनसीए फाइनल के सभी बच्चों ध्यान रखना, ऑडिट का बैच रिवीजन क्लासेस जो 15 दिन के हैं वो 25 सितंबर से लगभग शुरू होंगी। मैं एग्जैक्ट आपको क्रिएटिव शेयर कर दूंगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।
मिलते हैं अगली कॉर्पोरेट न्यूज के साथ। थैंक यू, बाय बाय।